So let us start new topic, fundamental theorem of calculus, integral calculus. पहले ही क्लास में जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन came into existence for two purposes. Number one, to find the antiderivative if the derivative of a function is given, and that branch is called indefinite integral. And the second branch you call as definite integral, where mostly you find the area under curves. So फिर उसके बाद मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि there is a theorem known as fundamental theorem of calculus which acts as a bridge between definite and indefinite integration. और वही theorem है. There are two fundamental theorems of calculus for integration. This is second fundamental theorem of calculus. अब ये fundamental theorem of calculus क्या है कि if f of x is a continuous function defined on closed interval a b and fx be an antiderivative of fx. Simple. जिस तरह आप indefinite integration में आपके पास एक फंक्शन है, आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन करके आपको एक फंक्शन निकलती है fx, इसको आप एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, प्रिमिटिव कहते हैं. लेकिन अब आप इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि यू मोस्टली राइट fx प्लस c. यहां पर बेटा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में c यूज नहीं करते, वो मैं अभी बताऊंगा क्यों. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस fx की जो इंटीग्रेशन है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन के बगैर, वो है fx. तो आप भी लिखते हो fx. फिर लास्ट में आप क्या करते हो, ये a और b है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आप अप्लाई करते हो. सबसे पहले आप एक ये जो इसका एंटीडेरिवेटिव है, प्रिमिटिव है, इसका जो वैल्यू है निकालते हैं एट अपर लिमिट और माइनस करते हैं जो एंटीडेरिवेटिव होता है इसका वैल्यू एट लोअर लिमिट. तो यहां से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन मिलेगा. तो करना क्या है, आपको स्टेप्स आपको क्या करने हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन कर लोगे, यानी कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जाओगे. तो वहां से आपको जो आंसर मिलेगा c के बगैर वो आंसर आप लिखोगे fx. और लास्ट में आपको क्या करना है, उसी जो एंटीडेरिवेटिव निकलेगा, जो उसका आंसर निकलेगा इंडेफिनिट, उसका वैल्यू निकालना है एट अपर लिमिट माइनस उसी का वैल्यू निकालना है एट लोअर लिमिट. अब हम c क्यों नहीं लिखते, अगर हम c लिखते बेटा यहां पे तो ये होता है fx प्लस c. तो अब यहां पे ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट. अब सबसे पहले आपको अपर लिमिट देना है, यानी कि x की जगह आपको b लिखना है. सो इट विल बी f ऑफ b प्लस c. अब माइनस करना है लोअर लिमिट, अब x को देना है a, सो इट विल बी f ऑफ a प्लस c. लेकिन ये माइनस जो बाहर है इसको माइनस बनाएगा, सो ये c और ये c कैंसिल होकर फिर से f ऑफ b माइनस f ऑफ a बनता है. तो अगर हम c लिखेंगे तो ये अपर लिमिट देने के टाइम में पॉजिटिव आता है, लोअर लिमिट देने के टाइम में नेगेटिव आता है, ये कैंसिल होता है. इसलिए हम c लिखते ही नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन में. तो ये इसमें है कि हम c क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब हम यहाँ अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू निकालते हैं अपर लिमिट पे और लोअर लिमिट पे तो वो c कैंसिल होता है. तो अब याद रख लेना, ये जो थ्योरम है ये एक ब्रिज है बिटवीन इंडेफिनिट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो थ्योरम के लिए लेकिन पहली कंडीशन है कि f of x should be continuous function and defined on the closed interval a b. अब अगर फंक्शन होगी ओपन इंटरवल भी अगर यहाँ पे होगा ए बी, तो उस पे भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं. तो लेकिन ज्यादा ये तो जरूरी चीज है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होनी चाहिए और डिफाइंड भी होनी चाहिए. अब अगर कभी आपको इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका वैल्यू कभी आपको 0 आ गया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो ये फंक्शन एफ एक्स है ए से लेकर बी तक इसका एक रूट जरूरी बनता है. तभी जाके अगर कभी भी आपको ये वैल्यू 0 आएगा तो आप याद रखना बेटा कि इस फंक्शन fx का एक रूट होता है इस इंटरवल a और b के दरमियान. अब आप करते किस तरह हो, ये थ्योरम किस तरह आप अप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान है. हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं. देखो बेटा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन. आपको ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है. तो आप सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिमिट्स के बगैर ही निकालते हो इसकी इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. यहाँ x स्क्वायर है, इसकी इंटीग्रेशन है x क्यूब डिवाइडेड बाई 3.
प्लस 2x है तो इसकी इंटीग्रेशन है 2 बाहर, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 3। अब dx की इंटीग्रेशन है x। अब यहां आप लास्ट में अगर आपको लिमिट्स देनी है 1 to 2 तो यहां पर आप लिमिट्स देते हैं 1 to 2 डायरेक्ट। अब यहां ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो सबसे पहले आप x का ये वैल्यू देते हैं, सो इट विल बी अपर लिमिट, x को 2 देना है, सो 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, सो 8 by 3 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 into 2 दैट इज 6 माइनस, अब ये वैल्यूज जो है 1 पे जो वैल्यूज लिखेंगे वो माइनस करने हैं, माइनस 1 by 3 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3 into 1 दैट इज 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपको वैल्यू निकलेगा दैट इज 8 by 3 minus 1 by 3 7 by 3 4 plus 6 10 minus 1 9 minus 3 6, so plus 6, तो ये बनेगा 7 plus 18 that is 25 divided by 3। तो इस तरह आप ये थ्योरम यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इन लिमिट्स के बगैर इंटीग्रेशन कर लोगे, लास्ट में आप इस आंसर में c नहीं लिखोगे, बस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दोगे और पहले x के बदले में ये वैल्यू अपर लिमिट दोगे सारी टर्म्स में, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो ये जो ये थ्योरम है इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम याद रखनी है इसका स्टेटमेंट कि अगर f(x) एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगी, डिफाइंड होगी क्लोज्ड इंटरवल में और f(x) इसका एंटीडेरिवेटिव होगा, तब जाके डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx किसके बराबर होता है, f(x) a to b that is f of b minus f of a, value of the antiderivative at upper limit minus the value of the antiderivative at lower limit। अब अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे आप इस थ्योरम के जरिए से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, I is equal 0 to pi by 4 sin 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन बता। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सॉल्यूशन, आप sin 2x की इंटीग्रेशन कर लोगे, खाली sin 2x। तो sin 2x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज cos 2x डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव टाइम्स प्लस c, ये है इसकी इंटीग्रेशन। नाउ जो आपका I है इंटीग्रल वो है 0 to pi by 4 sin 2x dx। अब इसका जो आंसर यहां पर आपको निकला है -1 by 2 cos 2x, अब इसी में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट देना है 0 to pi by 4। ये -1 by 2 बाहर ही रख लेंगे, इसी तरह cos 2 और x के बदले में pi by 4, सो वो बनेगा cos 2 pi by 4 माइनस लोअर लिमिट cos 2 into 0, तो ये बनेगा -1/2 cos pi by 2 cos 90 that is 0 minus cos 2 into 0 0 cos 0 is 1, so minus minus plus 1/2, so ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल I equal 0 to pi by 2 cos 2x dx, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, आप cos 2x की इंटीग्रेशन कर लेंगे, cos 2x dx, इसकी जो इंटीग्रेशन है दैट इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2। अब आपको लिमिट्स देने हैं, सो I इक्वल टू 0 to pi by 2 cos 2x dx इज इक्वल 1/2 बाहर sin 2x इसकी इंटीग्रेशन प्लस c, लेकिन c यहां नहीं लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 0 to pi by 2, सो यहां जो आंसर आ जाएगा 1/2 sin 2 pi by 2 माइनस sin 2 into 0, सो यहां इसका जो आंसर आएगा 2 into कैंसिल sin pi दैट इज 0 माइनस sin 0 भी 0 है, तो इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो cos 2x है इसका एक रूट होगा 0 से लेकर pi by 2 तक, ठीक। इसी तरह और एक क्वेश्चन करेंगे हम, I equals e power x limit from
-2 to 7 dx। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, खाली आप e पावर x की इंटीग्रेशन कर लोगे। e पावर x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज e पावर x प्लस c। लेकिन अब आपको यहाँ पे डेफिनेट है, लिमिट्स है -2 to 7 e पावर x dx। तो आप आंसर में यही e पावर x लिखोगे c के बगैर, और यहाँ आंसर में -2 to 7। तो सबसे पहले x के बदले में ये 7 लिखोगे, सो इट विल बी e पावर 7 माइनस e पावर लोअर लिमिट में अब x की जगह -2। सो ये इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान है। अब कभी कभार बेटा हम ऐसा भी करते हैं कि हम सबस्टिट्यूशन में भी ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं, सबस्टिट्यूशन के जरिए से भी। देखो सबस्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग सबस्टिट्यूशन। देखो अगर आपके पास एक क्वेश्चन है i इक्वल्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5 dx। ये अब सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आप लिमिट्स के बगैर करते हैं 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसके दो तरीके हैं करने के। या तो पहले आप इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में लिमिट देते हैं, या तो जब आप यहाँ सबस्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज करते हैं और साथ साथ में करते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा। आप यहाँ क्या कर लोगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नाम जेड रखा। तो जब आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड रखा तो 2x dx, इसकी डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dz। अब यहाँ 2x dx के बदले में आप लिखोगे dz डिवाइडेड बाय z। तो इसका आंसर आ जाएगा log z प्लस c, और z की जगह आप क्या लिखोगे, दैट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो ये इसकी इंटीग्रेशन है। लेकिन अब आपको लिमिट देना है, i इज इक्वल 0 to 5 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप लिखोगे, इसका जो आंसर मुझे मिला है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c नहीं लिखेंगे, फ्रॉम 0 to 5। अब जब आप अपर लिमिट देंगे 5 तो ये बनेगा 5 5 25 प्लस 1। सो ये बनेगा log 26। 5 5 25 प्लस 1 log 26। और जब 0 देंगे तो ये बनेगा log 1। तो log 26 माइनस log 1। अब log 1 तो 0 के बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा log 26। log 1 is 0। अगर उस तरह log m minus log n is log m by n, so 26 by 1 is 26। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूं, यह है आपके पास 0 to 5 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो आप क्या करते हो, आपको दिमाग में आ रहा है यहाँ पे कि मुझे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये z के बराबर रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो यहां से क्या निकलेगा, 2x dx इज इक्वल टू dz। अब सारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन i इज इक्वल टू 2x dx के बदले में dz आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में z आएगा। अब जो क्वेश्चन z में आ गया तो लिमिट्स ये नहीं दिखेंगे, ये तो x के लिमिट्स थे, x के वैल्यूज थे। अब आपने x को z में कन्वर्ट किया है, सो हम z के वैल्यूज देखेंगे। तो यहां देखेंगे when x is equal to 0, जब x 0 था, ये x का वैल्यू है 0, ये x का वैल्यू है 5। when x is equal to 0, z किसके बराबर निकलेगा, 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो z is equal to 1। when x is equal to 5, जब x 5 है तो z किसके बराबर निकलेगा, 5 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 26। तो यहां पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे, जब x 0 था उस वक्त z का वैल्यू 1 है, जब x 5 था उस वक्त z का वैल्यू 26 है। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गए, dz by z log z। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां रखेंगे 1 to 26, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज। अब dz by z जो है इट इज log z। अब यहां जो इंटीग्रेशन कर लेंगे हम 1 से लेकर 26, पहले अब z को अपर लिमिट देंगे, सो इट इज log 26, माइनस अब लोअर लिमिट देंगे, सो इट इज log 1। सो i इज इक्वल log 26। ठीक। और इसी तरह अगर आपको
और क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। देखो ये है सबस्टिट्यूशन पे, कि अगर आपको सबस्टिट्यूशन में तो दो तरीके हैं आपके पास। देखो I इक्वल्स साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो आपको बेटा याद है इस क्वेश्चन को हम किस तरह करते हैं। अगर यहाँ x को हम tan थीटा देंगे तो ये बनेगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो एक तरीका तो है कि आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दोगे, लास्ट में आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक तरीका है कि आप लिमिट्स साथ साथ में दोगे। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप याद रख लोगे। चलो पहले मैं लिमिट्स के बगैर ही दिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन लिमिट्स के साथ दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे x को रख लेंगे tan थीटा, तो dx निकलेगा इसकी डिफरेंशिएशन, dx tan थीटा की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इंटीग्रल जो है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिमिट इसके बगैर किसके बराबर बनेगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x की जगह और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये जो है साइन इनवर्स, ये है फार्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, और है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब साइन इनवर्स एंड साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये भी आपने इनवर्स में पढ़ा है, कब ये कैंसिल होता है कब नहीं होता है, कौन कहां से कैंसिल होता है, वो तो आपने पढ़ा है। अब 2 बाहर आ जाएगा तो यहां रहेगा थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर इंटीग्रेशन पर पार्ट्स कर लेंगे, किस तरह, 2 इसी तरह। ये है x sec स्क्वायर x, ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy d थीटा ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल d थीटा। तो यहां से बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है दैट इज tan थीटा माइनस d थीटा बाय d थीटा 1 sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा और d थीटा। अब यहां जब आप आंसर निकालेंगे सो इट इज 2 थीटा tan थीटा माइनस, अब tan थीटा की जो इंटीग्रेशन है दैट इज log ऑफ sec थीटा। तो यहां से आपको आंसर मिल गया। अगर आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे चेंज किए होते तो यहां पर सिर्फ आपको थीटा का वैल्यू देना है। अगर आप आपने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको फिर से कन्वर्ट करना है x में। अब आपकी मर्जी, अगर आप यहां लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लोगे तो यहां साथ रख लो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर चेंज नहीं किए तो ये क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर लो x में। अब देखो मैं दोनों तरीके यहां पे दिखाऊंगा। देखो सो ये बनेगा क्वेश्चन, यहां पे आंसर इसका 2 थीटा, थीटा का वैल्यू यहां निकलेगा tan इनवर्स x। सो ये 2 थीटा tan थीटा, tan थीटा के बदले में x और थीटा के बदले में tan इनवर्स x, सो ये बनेगा 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ sec थीटा, sec थीटा के बदले में हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सो ये बनेगा ट्वाइस x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बन गया इसका आंसर। अब आपको लिमिट्स देने हैं तो आप क्या कर लोगे, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब यही आंसर देखोगे 2 टाइम्स x tan इनवर्स ऑफ x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब आंसर जब निकालेंगे सो ये बनेगा ट्वाइस, पहले 1 देंगे सो ये बनेगा 1
tan इनवर्स 1 माइनस log ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, फिर 0 देंगे, सो 0 से ये बनेगा 0 tan इनवर्स 0 तो 0 माइनस माइनस ये प्लस बनेगा log ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर दैट इज log ऑफ 1। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इट इज 2 tan इनवर्स 1 के बदले में आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, वो इस tan इनवर्स के साथ चला जाएगा, माइनस ये log रूट 2 के बदले में आप लिख सकते हैं log 2 पावर 1 बाई 2, ये 0 है, log रूट 1 1 है, log 1 भी 0 के बराबर। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल, 2 इंटू पाई बाई 4 इट इज पाई बाई 2, माइनस ये 1 बाई 2 बनेगा बेटा log m पावर n, log m पावर n, n log m, 1 बाई 2 log 2, वो 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो पाई बाई 2 माइनस log 2 इसका आंसर होगा। अब जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं बेटा वो क्या है कि यहां पे आपने x को रखा tan थीटा। अब अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते, देखो ये तो इतना प्रोसेस करना पड़ा आपको, ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका है बेटा, आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर आप क्या करोगे, आपने x को रखा है tan थीटा, सो x इज tan थीटा, सो जब x 0 होगा, when x is 0 मतलब tan थीटा इज 0, tan थीटा इज 0 का मतलब है थीटा इज 0, so when x is 0 थीटा इज 0। अब दूसरा है when x is 1 तो मतलब tan थीटा इज 1, अब tan थीटा 1 मीन्स थीटा पाई बाय 4। सो यहां पर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप साथ साथ में रखोगे, दूसरे वाले जो दूसरा मेथड है, यहां जब x 0 था तो थीटा भी 0 था, जब x 1 था तो थीटा था पाई बाय 4, सो यहां 0 टू पाई बाय 4 आप साथ में रख लोगे, 0 टू पाई बाय 4 साथ में रख लोगे, तो लास्ट में यहां पर जब आप लिमिट दोगे तो आप कहां से दोगे, 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। तो सबसे पहले आप यहां पर आओगे लिमिट देने के लिए, सो इट इज 2, अब थीटा को देना है पाई बाय 4, सो इट इज पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस log ऑफ sec पाई बाय 4। अब 0 देना है, लोअर लिमिट 0, तो ये बनेगा 0 इंटू tan 0 दैट इज 0 माइनस 0, अब माइनस ये करना है, सो माइनस माइनस प्लस log sec थीटा, थीटा के बदले में 0। अब देखो बेटा पाई बाय 4 इंटू 2 दैट इज पाई बाय 2 tan पाई बाय 4 इज 1 माइनस log sec पाई बाय 4 इट इज रूट 2, रूट 2 के बदले में आप 2 पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं, और वो जो ये 2 था वो यहां लिखोगे, तो ये भी 0, sec 0 इज 1, log 1 इज 0। अब यहां से जो आपका आंसर निकलेगा दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू 1 बाय 2 log 2, ये 2 कैंसिल, तो फिर से निकला पाई बाय 2 माइनस log 2। अब ये वाला मेथड यूज कर लो या वो वाला मेथड यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब है अगर क्वेश्चन है 0 to x रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 0 to 2x x प्लस 2 dx। आपको बेटा याद होगा ये जो टाइप है इट इज लीनियर रूट लीनियर। अब लीनियर रूट लीनियर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक लीनियर होगा दूसरा भी लीनियर होगा, जो रूट में लीनियर होगा इसको आप z स्क्वायर रखिए, तो वही सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर, तो यहां से आपको निकलेगा x की जो डिफरेंस दैट इज dx, 2 की डिफरेंशिएशन 0 इज 2z dz। अब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर सकते हैं, जब x 0 है तो z स्क्वायर 2 निकलेगा, या पहले आप उसके बगैर ही सॉल्व कर लो, तो आप लिखेंगे x रूट ऑफ x प्लस 2 dx किसके बराबर है, देखो
इट इज x, x के बदले में आप लिखोगे z स्क्वायर माइनस 2, सो दिस इज x, z स्क्वायर माइनस 2। अब जो ये रूट x प्लस 2 है, रूट x प्लस 2 तो z स्क्वायर तो z आएगा। अब dx है, dx के बदले में आप लिखोगे 2z dz, तो ये बनेगा z स्क्वायर 2z स्क्वायर, सो इट इज 2z पावर 4 माइनस 2 2 आर 4 z स्क्वायर dz। सो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 2/5 z पावर 5 माइनस 4/3 z पावर 3 प्लस आप c लिखोगे। अब z को आप कन्वर्ट कर लोगे x में, ये लिमिट देने के लिए, या आप z को ही डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर आप यहां x के बदले में 0 देंगे तो z का वैल्यू निकलेगा, x के बदले में 2 देंगे तो z का वैल्यू निकलेगा। आप कन्वर्ट ही कर लेंगे, सो इट इज 2/5 z, z यहां निकलेगा रूट x प्लस 2, सो x प्लस 2 पावर 5/2 रूट x प्लस 2 1/2 माइनस 4/3 रूट x प्लस 2 पावर 3 दैट इज x पावर 3/2 प्लस c। अब इसी में आपको क्या करना है बेटा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देने। देखो अब इसमें आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दे सकते हैं। सो अब जो आपका क्वेश्चन है दैट इज 0 to 2 x रूट ऑफ x प्लस 2 dx किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 2/5, यहां लिमिट्स देंगे x प्लस 2 पावर 5/2। अब इसमें देंगे हम लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पावर 3/2, इसमें हम लिमिट्स देंगे फ्रॉम 0 to 2। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे 2/5, पहले अपर लिमिट जब देंगे x को 2, 2 प्लस 2 4, 4 पावर 5/2, फिर 0 देना है माइनस 2 पावर 5/2। आप यहां माइनस 4/3, यहां अपर लिमिट जब 2 देंगे 2 प्लस 2 4 पावर 3/2 माइनस जब 0 देंगे 2 पावर 3/2, सो यहां आंसर आ जाएगा 2 पावर 5, सो इट इज 2 स्क्वायर, 2 and 2 cancel, 2 power 5 minus 2 2s are 4 root 2 minus 4/3, यह 4 power 3/2, so it is 2 square power 3/2, 2 and 2 will cancel, 2 cube it is 8 minus 2 root 2, so it is 2/5 into 32 minus 4 root 2 minus 4/3 8 minus 2 root 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे, सिंपलीफाई, सो यू विल गेट द आंसर। अब यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, x के बदले में यहां 0 लिखोगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू रूट 2, और यहां जब x को 2 देंगे तो 2 प्लस 2 4, z स्क्वायर इज 4, z इज इक्वल टू 2। सो यहां पर आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, यहीं पर लिमिट तो आपको लिमिट देना है फ्रॉम रूट 2 to 2, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ये अब डिपेंड है कि आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली चेंज करते हो या नहीं करते हो। तो आपके पास दोनों मेथड्स है, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंथी जाता है, वो मेथड थोड़ा आसान ही है, इससे थोड़े कम स्टेप्स, यहीं पर आपको डायरेक्ट आप लिमिट्स दे दे, इतना फिर नहीं करना है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर लेंगे। सो ये था कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन के जरिए से, इस पे और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं। one to 2 1 by x minus 1 by 2x square e power 2x dx, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, देखो बेटा हम इसको किस तरह कर लेंगे, इट इज e power 2x 1 by x minus e power 2x 1 by 2x square dx। तो ये अलग अलग दो पार्ट्स है। फिलहाल हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लेंगे और उसके बाद डेफिनिट पे जाएंगे।
अब यहां बेटा आपको पता है दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लास्ट में रहेगी, 1/x पहले आएगी, सो फर्स्ट फंक्शन 1/x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻2x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज e⁻2x/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज -1/x², इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x दैट इज e⁻2x/2 dx, first function as it is, integration of second minus differentiation of first function, integration of second function, whole integration minus, अब ये वाला जो है e⁻2x 1/2x², ये मैं अभी इसी तरह रख लूंगा, अब ये आ जाएगा e⁻2x डिवाइडेड बाय 2x, 2 into x 2x माइनस माइनस प्लस e⁻2x/2x² माइनस e⁻2x/2x², ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, सो ये रहेगा इसका आंसर। अब इसी में आपको लास्ट में लिमिट्स देने हैं, अगर आपको वो वाला i निकालना है, सो i सॉल्व करने के लिए आप यहां लास्ट में लिमिट्स देंगे, लिमिट से फ्रॉम 1 to 2, अब जब आप 2 देंगे सो इट इज e⁻2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस जब आप 1 देंगे so it is e⁻2 divided by 2, so ये इसका आंसर होगा। so इस तरह आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, ये सब्स्टिट्यूशन है 0 to π/2 sin x 1 plus cos x dx, so इसमें हम क्या कर लेंगे, पुट cos x is equal to z, तो cos x की जो डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x dx dz, अब लेकिन क्वेश्चन सारा z में हो जाएगा तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज कर लेंगे, वो मेथड भी सीख लेंगे। व्हेन x इज 0, जब x 0 था, सो z इज cos 0, cos 0 इज 1, z is cos 0, so z1, when x is π/2, when x is π/2, so z is cos x cos π/2, that is 0, so ये i जो था अब ये x के बदले में z में आ जाएगा, अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, जब x 0 था तो उस वक्त z 1 है, जब x π/2 उस वक्त z 0, ऊपर है sin x dx, sin x dx के बदले में नेगेटिव टाइम्स dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos square x, इसके बदले में z स्क्वायर, अब नेगेटिव बाहर, सो ये बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस z स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ z, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0, अब ये बनेगा नेगेटिव बाहर ही, पहले अपर लिमिट देंगे tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 z के बदले में, अब यहां ये बनेगा नेगेटिव टाइम्स tan इनवर्स ऑफ tan 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कब निकलता है tan π/4, अब tan इनवर्स कैंसिल, ये -0 माइनस π/4 माइनस प्लस, सो π/4 इसका आंसर होगा। सो ये एक तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरह सॉल्व करते हैं। सो जो रूल्स आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं, यू हैव टू अप्लाई देम, यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एंड एट द एंड यू हैव टू अप्लाई द लिमिट्स, बहुत ही आसान है ये। अब है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल a to b f(x) dx, इंटीग्रल a to b f(x) dx इज इक्वल इंटीग्रल a to b f(z) dz। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर लोगे और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपका क्वेश्चन है x³ + 2x² + 3 dx
फ्रॉम 5 to 10 इज इक्वल टू, अगर आप यहां z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 3 dz 5 to 10 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम निकलेंगे. बाय चेंजिंग द वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रल देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू. ठीक है. सो a to b fx dx इज a to b fz dz. अब इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है. तो आप क्या कर लेंगे, आई आपने रखा इंटीग्रल a to b fx dx, आप पुट कर लोगे x इज इक्वल टू z, खुद x के बदले में एक z ले लिए. अब dx यहां पे dz निकलेगा, जब x a है तो z भी a ही निकलेगा, z इज इक्वल टू x, एंड व्हेन x इज इक्वल टू b सो z इज इक्वल टू b. अब i किसके बराबर आ जाएगा, a to b वो भी था, a to b ये भी आएगा, a b भी. अब f ऑफ x की जगह आपको z लिखना है, x तो z है, और dx dz. सो यहां से आपको क्या पता चला, i a to b fx dx था, ये कन्वर्ट हो गया i a to b fz dz. सो वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट. अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, integral a to b fx dx is equal negative times b to a fx dx. अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दोगे तो साइन चेंज होता है. बाय चेंजिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, द वैल्यू चेंजेस बाय साइन. आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रूफ है. लेट हम मान लेंगे ये जो fx है, इसकी जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव है दैट इज fx प्लस c. अब LHS जो है आपका दैट इज इंटीग्रल a to b fx dx. तो अब fx dx की जो इंटीग्रेशन है दैट इज fx. अब इसी में आपको लिमिट्स देने, c तो नहीं लिखना है, आपको पता है. सो जब आप इसका आंसर निकालेंगे सो इट विल बी f of b माइनस f of a. अब जब आप RHS देंगे बेटा, देखो RHS क्या है, इंटीग्रल a to b, वो तो है नेगेटिव टाइम्स b to a fx dx. नेगेटिव टाइम्स, वो माइनस आप बाहर ही रख लो, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस. अब fx का जो एंटी डेरिवेटिव है दैट इज कैपिटल fx. अब ये हम लेंगे फ्रॉम b to a, b to a. अब आपने जो अपर लिमिट था उसको लोअर बनाया, लोअर को अपर, सो इट इज माइनस. अब पहले अपर लिमिट आप लीजिए तो ये बनेगा f of a माइनस, जब आप कर देंगे लोअर लिमिट f of b, लेकिन इसके बाहर एक माइनस है, उस माइनस से जब आप सब मल्टीपल कर लोगे तो फिर से बनेगा f of b माइनस f of a. तो यहां पर भी यही रिजल्ट आ गया जो LHS में आ गया. सो अगर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लोगे सो वैल्यू चेंजेस बाय साइन. ये दूसरी प्रॉपर्टी. और अब तीसरी प्रॉपर्टी, तो याद रखना वेरिएबल चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने से साइन चेंज होता है. अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है इट इज इंपॉर्टेंट, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रल a to b fx dx is equal to integral a to c fx dx plus c to b fx dx, a less than c less than b. देखिए बेटा, आप एरिया निकालते हो a से लेकर b तक, आप इसको डिनोट करते हैं इंटीग्रल a to b fx dx. अब इस a और b के दरमियान एक पॉइंट है c. क्या आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि पहले a से c तक एरिया निकालोगे फिर c से b तक निकालोगे? जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट, आप यहाँ a से लेकर c तक, c से लेकर d तक, b से लेकर b तक, फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं.
सो आप इस एरिया के बदले में ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। इसी कर्व का एरिया देखेंगे ए से लेकर सी तक, फिर इसी कर्व के नीचे देखेंगे सी से लेकर बी तक। तो ये प्रॉपर्टी, अब इसको हम किस तरह कर लेंगे प्रूव? हम मान लेंगे कि जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स वो है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी के बराबर। अब एलएचएस लेंगे। अब जो एलएचएस है आपका दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो तो है एफ एक्स, सी नहीं लेंगे, ए टू बी। अब ये बनेगा बेटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये है एलएचएस। अब आरएचएस जब आप लेंगे, देखो आरएचएस क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये है आरएचएस। लेकिन एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है दैट इज एफ एक्स और लिमिट है फ्रॉम ए टू सी, प्लस इस एफ एक्स की भी जो इंटीग्रेशन है दैट इज एफ एक्स, लेकिन यहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम सी टू बी। अब जब आप यहां पे अपर लिमिट देंगे तो इट इज एफ ऑफ सी माइनस लोअर लिमिट देंगे एफ ऑफ ए, प्लस अब यहां जब आप सॉल्व कर देंगे यहां क्या बनेगा, अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ सी। अब एफ ऑफ सी कैंसिल होगा, तो यहां पर भी जो आपका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो आप ए से लेकर बी तक अगर होगा, बीच में अगर कोई भी पॉइंट होगा वहां तक आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, फिर वहां से लेकर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कहां पे यूज होती है वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रॉपर्टी कहां पे आप यूज कर लेंगे। देखो अगर आपका एक क्वेश्चन है -3 to 4 mod x dx, इसकी इंटीग्रेशन बता, I is equal to -3 to 4 mod x। अब बेटा आपको पता है mod x के दो वैल्यूज होते हैं, इट इज mod x is x for x greater or equal to 0, it is equal to -x for x less than 0। mod x या तो x के बराबर होता है जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और -x होता है जब x लेस देन 0 है। अब यहां जो बेटा mod x है, आपका जो इंटरवल है वो है -3 से लेकर 4 तक। अब -3 से लेकर 0 तक इसका वैल्यू -x है, और 0 से लेकर 4 तक इसका वैल्यू +x है। तो हम इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज -3 to 0। आप कहीं पर भी ब्रेक लगा सकते हो, लेकिन ये ब्रेक लगानी कहां से है, ये डिवीजन करना किस तरह से है? ये इस तरह से करना है कि जहां से मुझे ये mod x का वैल्यू जो है पता चल जाए कि कहां से लेकर कहां तक क्या है। अब ये -3 से लेकर 0 तक है तो मैं इसमें mod x अलग लिखूंगा, प्लस 0 से लेकर 4 तक है उसमें मैं अलग लिखूंगा। लेकिन बेटा -3 से लेकर 0 तक mod x जो होता है -x के बराबर होता है। For all values less than 0 mod x का वैल्यू होता है -x, प्लस अब mod x का जो वैल्यू है 0 से लेकर 4 तक तो x है, तो dx। अब इसकी जो इंटीग्रेशन माइनस बाहर, x की जो इंटीग्रेशन है दैट इज x²/2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 0, प्लस यहां x की जो इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4। अब यहां माइनस बाहर, पहले अपर लिमिट देंगे 0²/2 दैट इज 0, माइनस लोअर लिमिट। अब x की जगह -3, सो -3² दैट इज 9/2, प्लस अब यहां पहले अपर लिमिट देंगे 4²/2 माइनस 0²/2। अब ये माइनस माइनस प्लस 9/2, ये बनेगा 16/2 दैट इज 8। So आंसर आ जाएगा 2 8s are 16 plus 9 25 divided by 2। So इस तरह आप कर सकते हैं।
यहाँ लेकिन याद रखना कि मॉड x के दो वैल्यूज है, ये तो x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0, माइनस x होता है फॉर x लेस देन 0। तो यहां पर आप ब्रेक कर लेंगे। देखो बेटा और एक क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 फ्रॉम 0 to 6, ये है I। अब बेटा आप याद रखना मॉड x के दो वैल्यूज हुआ करते हैं, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज इट इज डायरेक्ट x एंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज इट इज नेगेटिव। तो यहां पर मॉड x माइनस 3 डायरेक्ट होगा x माइनस 3 के बराबर, लेकिन कब? जब x माइनस 3 होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और मॉड x होगा नेगेटिव x माइनस 3 के बराबर जब x माइनस 3 होगा लेस देन 0। यानी कि यहां से निकलेगा x ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यहां से निकलेगा x लेस देन 3। तो लेस देन 3 पे इसका ये वैल्यू है और ग्रेटर देन 3 पे इसका ये वैल्यू है, यानी कि 3 यहां पे वो पॉइंट बनता है जहां पे हम इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे। तो आप क्या कर लेंगे, आप लिखेंगे I इज इक्वल टू 0 to 3 mod x minus 3 dx plus 3 to 6 mod x minus 3 dx। अब 3 से कम जब भी आप लेंगे x लेस देन 3, इस पे इसका वैल्यू है नेगेटिव x माइनस 3। नेगेटिव x माइनस 3 का मतलब 3 माइनस x, तो यहां पे मैं इसका वैल्यू लिखूंगा 3 माइनस x 0 to 3 dx प्लस, और 3 से लेकर 6 तक, 3 से जब भी आप बड़ा वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट आप x माइनस 3 लिखोगे, सो आप लिखोगे x माइनस 3 dx फ्रॉम 3 to 6। यहां डायरेक्ट इसका वैल्यू, लेकिन 3 से कम इसका वैल्यू है नेगेटिव टाइम्स x माइनस 3, वही बनेगा 3 माइनस। अब यहां इंटीग्रेशन कर लेंगे, 3 बाहर 3 into dx, dx की इंटीग्रेशन है x माइनस x dx, उसकी इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 प्लस x की जो इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 की जो इंटीग्रेशन है 3x, लेकिन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 6। तो यहां पर आप अपर लिमिट लेंगे, पहले 3 3s आर 9 माइनस इसमें 3 देंगे, सो 9 बाय 2 माइनस, जब आप 0 देंगे ये भी 0 माइनस 0 प्लस 0 बनेगा प्लस। अब इसमें 6 देंगे, 6 6s आर 36 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 6s आर 18 माइनस लोअर लिमिट, जब इसमें आप 3 लेंगे सो इट इज 9 बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 3s आर 9। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सो इट इज 9 माइनस 9 बाय 2 प्लस 36 बाय 2 दैट इज 18 माइनस 18 माइनस 9 बाय 2 प्लस 9। अब ये 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, सो 9 प्लस 9 18 माइनस 9 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 इज माइनस 9, वो 9 इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा बेटा 9। सो ये हो गया। अगर इसी तरह आपका क्वेश्चन होगा बेटा माइनस 10 to 5 मॉड x माइनस 5 या x प्लस 5, तो माइनस 5 तक इसका एक वैल्यू होता है, माइनस 5 से आगे इसका और एक वैल्यू होता है, तो ये भी दो में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा एक माइनस 10 से लेकर माइनस 5 तक, और दूसरा हो जाएगा माइनस 5 से लेकर फिर प्लस 5 तक। अब माइनस 10 से लेकर 5 तक तो इसका वैल्यू नेगेटिव टाइम्स x प्लस 5 आ जाएगा, और माइनस 5 से लेकर 5 तक तो प्लस x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। सो यहां पे है इसका यूज। अब और एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा जहां पे ये यूज होता है। हाँ देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, आपको याद होगा बेटा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है 1 पे इसका वैल्यू 1 है,
1.1 पे भी 1 है, 1.2 पे भी 1 है, 1.9 पे भी 1 है, 1.99 पे भी 1 है। सो 2 तक जितने भी नंबर्स आते हैं 2 से आगे उस पे इसका वैल्यू 1 है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is equal to 1 when x is lying between 1 and 2, including 1 and excluding 2। अब इसका वैल्यू 2 है, अब इसका वैल्यू 2 है। 2 कब है? जब x का वैल्यू खुद 2 है या 2 से बड़ा 3 तक कोई भी। सो 2 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 3। अब इसका वैल्यू 3 है जब x होगा 3 से लेकर 4 तक। 3 पे भी इसका वैल्यू 3 है, 3.1 पे भी 3, 3.2 पे भी 3, 3.99 पे भी 3। सो 1 से लेकर 4 तक इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? मैं इसका एक हिस्सा दूंगा 1 से लेकर 2 तक, फिर दूसरा हिस्सा दूंगा 2 से लेकर 3 तक, फिर एक हिस्सा 3 से लेकर 4 तक। अब 1 से लेकर 2 तक इसका वैल्यू 1 है तो मैं लिखूंगा 1 इंटू dx। 2 से लेकर 3 तक इसका वैल्यू 2 है तो मैं लिखूंगा 2 इंटू dx। 3 से लेकर 4 तक इसका जो वैल्यू है वो 3 है, सो 3 इंटू dx। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सो I इक्वल्स 1 dx इसके इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to 2, 2 बाहर dx की इंटीग्रेशन x 2 to 3, 3 बाहर dx की इंटीग्रेशन x फ्रॉम 3 to 4। तो यहां जब आप सॉल्व कर लेंगे सो इट इज 2 minus 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 times 3 minus 2 plus 3 times 4 minus 3। so it is 2 minus 1 1, 3 minus 2 1 plus 2, 3 4 minus 3 1 plus 3, so 3 plus 2 plus 1 it is 6। इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर यही क्वेश्चन होता बेटा अब 1 से लेकर 5 तक, तो फिर 4 से लेकर 5 तक यहां पर इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन इस पे करते हैं। I is equal minus 1 to 2 mod of x cube minus x। अब देखो बेटा ये जो x क्यूब माइनस x है मॉड में है, ये x क्यूब माइनस x किसके बराबर होता है पहले ये देख लेंगे। x जब आप कॉमन निकालेंगे सो x स्क्वायर माइनस 1, सो ये बनेगा x माइनस 1 और x प्लस 1। सो अगर आप इसको 0 के बराबर रख लेंगे तो 3 जगह पे ये 0 बनेगा। देखो इस x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे और x इज इक्वल टू प्लस 1 पे। बेटा ये क्वेश्चन देख लेना, इसका जो वैल्यू है वेरी करो मेथड में, x इज इक्वल टू 0 पे ये सारा 0 बनेगा, जब आप x को 1 देंगे तो ये सारा 0 बनेगा। इसको बोलते हैं जीरोस। जिस तरह मॉड x माइनस 3 को आपने देखा कहां पे ये 0 बनता है, जहां पे ये 0 बनता है वही होता है वो पॉइंट जहां पे इसको ब्रेक करना होता है। तो इसी तरह इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। माइनस 1 से लेकर 0 तक अलग, 0 से लेकर 1 तक अलग और फिर 1 से आगे अलग। इस बात का ख्याल रखना है। पहले हमें देखना होता है, जिस तरह अभी आपका क्वेश्चन था मॉड ऑफ x प्लस 5, तो मैंने कहा माइनस 5 पे ब्रेक कीजिए क्योंकि उस वैल्यू पे ये मॉड 0 बनता है। तो जहां पे मॉड्यूलस 0 बन जाएगा वहां पे ब्रेक लगानी होती है। अब ये जो है ये ब्रेक होता है कितने पॉइंट्स पे? 3 पॉइंट्स पे, माइनस 1 0 1। सो हमें देखना है 1 से आगे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 से लेकर 0 तक इसका वैल्यू क्या होगा। अब उसके लिए आप क्या कर लोगे, देखो अगर ये क्वेश्चन होता अब माइनस 2 से लेकर माइनस 3 से लेकर, तो पहले आपको माइनस 3 से माइनस 1, फिर माइनस 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से आगे 1 से लेकर 2 तक। लेकिन अब ये तो है माइनस 1 से,
सो ये वाला हिस्सा आपको नहीं करना है, लेकिन हम ये भी करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो अगर x होगा ग्रेटर देन 1, अगर x होगा ग्रेटर देन 1, उसमें ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो x ग्रेटर देन 1 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सो अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना, अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इफ x ग्रेटर देन 1, तो जो x क्यूब माइनस x है, x क्यूब माइनस x है, डायरेक्ट आप लिखोगे x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, आप इसके बदले में डायरेक्ट यही वैल्यू लिखोगे। लेकिन अगर आप x का वैल्यू जो है x ग्रेटर देन 1 पे ये सारे पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, x माइनस 1 भी पॉजिटिव है और x प्लस 1 भी पॉजिटिव है। अब अगर x का जो वैल्यू है 0 से 1 तक होगा, 0 से लेकर 1 तक, उसमें ये वाला तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये उसमें नेगेटिव आ जाएगा। कौन सा? x माइनस 1। अगर आप x को 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू देंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन मॉड्यूलस का काम है पॉजिटिव बनाना। अब मॉड्यूलस पॉजिटिव किसको बनाता है? पॉजिटिव तो होता ही है पॉजिटिव। अब वो नेगेटिव को यहां से माइनस देता है, तो उसमें जो देखो आप क्या करेंगे, इफ x का जो वैल्यू है 0 लेस देन x लेस देन 1, अब अगर x का वैल्यू 0 से 1, अब उसमें x पॉजिटिव है, x प्लस 1 भी उसमें पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन जो उसमें x माइनस 1 है वो उसमें नेगेटिव है। अब ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। अब मॉड क्या कर लेगा? इसको तो कुछ नहीं कर लेगा, इसको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इस x माइनस 1 जो नेगेटिव है, इसको यहां से एक नेगेटिव प्रोवाइड करके उसको शाबाश 1 माइनस x बनाएगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। सो इसके बदले में हम 1 माइनस, जब इसको माइनस से मल्टीपल कर देंगे, मॉड करता ही यही है कि जो नेगेटिव होता है उसको यहां से एक नेगेटिव प्रोवाइड करता है। सो इसको वो नेगेटिव प्रोवाइड करके इसको पॉजिटिव बनाएगा। सो ये बनेगा 1 माइनस x इस हिस्से में 0 लेस देन x लेस देन 1। अब माइनस 1 से लेकर 0 तक, इफ माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0, माइनस 1 से लेकर 0 तक आप कोई भी वैल्यू देंगे तो ये वाला x तो नेगेटिव बनेगा, ये वाला भी नेगेटिव बनेगा, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा माइनस 1 से 0 तक। सो इसमें x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें x माइनस 1 नेगेटिव होगा, इसमें x भी नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। सो ये बनेगा 1 माइनस x और ये बनेगा माइनस x। सो जब आप इस इंटीग्रल को कर लोगे माइनस 1 से लेकर 2 तक, तो आप इसको ब्रेक किस तरह कर लोगे? पहले माइनस 1 से लेकर 0 तक, फिर प्लस 0 से लेकर 1 तक, फिर प्लस 1 से लेकर आगे कौन सा पॉइंट है आपका? 2, यहां तक। अब देखो ये जो x क्यूब माइनस x है ये तो इसके बराबर है। अब जहां पे पॉजिटिव, देखो सबसे पहले आपको माइनस 1 से लेकर 0 तक, अब माइनस 1 से लेकर 0 तक x प्लस 1, डायरेक्ट x प्लस 1 ही लिखो। लेकिन x माइनस 1 नेगेटिव है, इसके बदले में 1 माइनस x लिखो। ये x नेगेटिव है, इसके बदले में माइनस x लिखो और dx प्लस 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक x पॉजिटिव है, डायरेक्ट x ही लिखो। x प्लस 1 पॉजिटिव है, डायरेक्ट x प्लस 1 ही लिखो। लेकिन ये जो x माइनस 1 था ये नेगेटिव है, अब इसके बदले में अब क्या लिखोगे? 1 माइनस x। अब 1 से लेकर 2 तक तो सारे पॉजिटिव है, तो x क्यूब माइनस x के बदले में डायरेक्ट अपना वैल्यू लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 dx। अब इसको फिर आप सॉल्व कर लेंगे। I इज इक्वल, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सो माइनस 1 टू 0 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब
माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो ये फिर से बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 से लेकर 1 तक dx डायरेक्ट। लेकिन यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा ये x इंटू वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, तो यहां ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब 0 से लेकर 1 तक dx। मल्टीपल कर लेना बेटा यहां, और यहां क्या बनेगा ये 1 से लेकर 2 तक डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो एक्स क्यूब एक्स 4/4 एक्स की। लेकिन ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ इसका जो वैल्यू है चेंज होता है, यहाँ इसका वैल्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स नहीं एक्स माइनस एक्स क्यूब है। वो आप किस तरह से देखते हो, इस मेथड से। सो ये है इसकी एप्लीकेशन के आप किस तरह इसको यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी जो होता है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी प्लस सो ऑन। तो इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अभी 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है।